और सवाल, जाहिर है लेफ्ट पार्टियों के प्रदर्शन पर सबकी नजरें रहती हैं यह देखने के लिए कि लेफ्ट पार्टियों का क्या हो रहा है। बहुत बुरा समय चल रहा है लेफ्ट पार्टियों का, पिछले 5-7 साल से ज्यादा, 10 साल से ज्यादा। आज के नतीजों के बाद एक और सवाल जो खड़ा हुआ है वो आ रहा है आपकी टीवी स्क्रीन पर, और सवाल बड़ा सीधा है, केरल में लेफ्ट क्यों पास हो गया और बंगाल में क्यों फेल हो गया। जाहिर है लेफ्ट के भविष्य पर भी सवाल उठेंगे। आशुतोष, पहले आप कहना चाहेंगे। आशुतोष, लेफ्ट के अस्तित्व पर संकट बहुत समय से मंडरा रहा है। अब तो ऐसा लगता है बंगाल में जब वो जीरो हो गए, लिटरली जीरो हैं, बिल्कुल जीरो, एक सीट भी नहीं है लेफ्ट और कांग्रेस की मिलकर, एक भी नहीं, और केरल में इतना बढ़िया कर रहे हैं। सिर्फ केरल ही रह गया है बंगाल लेफ्ट के पास, और तो कुछ है नहीं। फ्रंट को सेलिब्रेट करनी चाहिए। केरला के अंदर अपनी लगातार दूसरी जीत जो पहली बार केरल के इतिहास में हुआ है, तब शायद उनको इस बात पर रोना भी आ रहा होगा कि पश्चिम बंगाल से पूरी तरीके से साफ हो गए, जहां 34 साल अनइंटरप्टेड उन्होंने रूल किया, जहां देश को उन्होंने ज्योति बसु जैसा इतना बड़ा नेता दिया। तो ये आयरनिकल उस सेंस में है। लेकिन हमें यह भी देखना पड़ेगा कि पिनराई विजयन ने केरल में लेफ्ट फ्रंट को स्टैब्लिश कैसे किया। उन्होंने दो चीजें की। पहली बात उन्होंने ये की, उन्होंने कहा कि क्योंकि व्यक्ति आधारित राजनीति की अनुमति लेफ्ट की विचारधारा में नहीं है, उन्होंने अपने आप को एक व्यक्ति आधारित राजनीति की खुद को स्थापित किया, डिक्टेटोरियल एटीट्यूड के साथ पार्टी को चलाया, और साथ ही साथ समय के बदलते नब्ज को पकड़ा। जैसे ही उन्होंने देखा कि मंदिर का मसला वहां पे तेज हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी उसको भुना रही है, उन्होंने सॉफ्ट हिंदुत्व की लाइन ली। ये महत्वपूर्ण बात है। पश्चिम बंगाल के साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि ज्योति बसु के जाने के बाद जब बुद्धदेव भट्टाचार्य ने वहां पार्टी को बदलने की कोशिश की, तो केंद्र के अंदर सीपीएम के अंदर जो प्रकाश कारक जैसे लोग थे, जो आज भी 1947 या 1847 की राजनीति में डूबे हुए हैं, उन्होंने बुद्धदेव भट्टाचार्य और उनकी बंगाल की लॉबी ने उनको कभी बदलने नहीं दिया अपने आप को। अन्यथा कोई कारण नहीं था कि बंगाल के अंदर लेफ्ट फ्रंट पूरी तरीके से गायब हो जाता। आज बंगाल में सीपीएम के पास कोई नेता नहीं, जो है वो बड़े बुजुर्ग है, उनके पास कोई प्रोग्राम नहीं है, उनके पास बदलती राजनीति को हैंडल करने का कोई तरीका नहीं। अभी बात अनुराधा जी जो बात कर रही थी कि बीजेपी की कामयाबी का राज क्या है, मैं थोड़ा सा संशोधन करना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी 30% कम चुनाव लड़ती है। मुझे लगता है 30% जो कम लड़ती है वो नॉर्मल है। भारतीय जनता पार्टी 30% ज्यादा लड़ती है। वो 24 घंटों में से 36 घंटे चुनाव के बारे में सोचते रहते हैं। आपको याद होगा बिहार में जिस दिन उनको जीत हुई थी, उसी दिन विजय का जब जश्न मनाया जा रहा था, तो नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में बंगाल का जिक्र किया। आप सोचिए, तो ऐसी पार्टी ही जीतती है। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूंगा, शहनवाज हुसैन को बात बुरी लगेगी, लेकिन गोवा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी 10 राज्य हार चुकी है या अपने बल पे बहुमत नहीं ला पाई है। तो नरेंद्र मोदी जी का करिश्मा उनके लिए तो काम करता है, लेकिन विधानसभा में का जो स्थानीय छत्रप होते हैं, उनके अनुपस्थिति की वजह से वहां पे जिता नहीं पाते हैं। अगर आप कहें तो मैं काउंट कर दूं, गोवा में नहीं जिता पाए, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ नहीं जिता पाए, कर्नाटक नहीं जिता पाए, महाराष्ट्र नहीं जिता पाए। महाराष्ट्र जिताया था ना, एक सेकंड आशुतोष, महाराष्ट्र जिताया था। महाराष्ट्र बीजेपी और शिवसेना ने मिलकर जीता था। वो अलग बात है कि सीएम की कुर्सी पर झगड़ा हो गया। चलिए मैं छोड़ देता हूं। हरियाणा के अंदर बहुमत नहीं ले पाए, झारखंड हार गए, दिल्ली के अंदर तमाम बवाल करने के बावजूद भी सिर्फ 8 सीट जीत पाए, और बिहार पूरी ताकत लगाने के बाद सिर्फ 0.7% वोट ज्यादा लेके आ पाए। और जो हालत आज की बंगाल को आपको मालूम है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जब नरेंद्र मोदी जी खुद चुनाव लड़ते हैं, जब वो मुद्दा होते हैं, तब भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत 8 से लेकर 24% तक बढ़ता है। नॉर्थ ईस्ट और आसाम चुनाव होता है तो 8 से लेकर 24% तक वोट शेयर गिर जाता है। तो ये बीजेपी को भी सोचना पड़ेगा, कितनी मेहनत के बाद भी। शाहनवाज जी कुछ कह रहे हैं, आप बोलिए शाहनवाज जी। आशुतोष जी का मैं जानता हूँ, आशुतोष जी भारतीय जनता पार्टी के बारे में इनकी व्याख्या का देश सुनता है, क्योंकि बहुत ऐसी व्याख्या करते हैं जो नजरिए से करते हैं, कुछ भूल जाते हैं। आसाम, मणिपुर स्टेट ही नहीं मानते, इनको वोट मान देते। लेकिन महाराष्ट्र में हमारा गठबंधन किया तो उसको हार में बताते। ये आशुतोष जी वरिष्ठ व्यक्ति है, इनका अपना आकलन होता है। और अगर आशुतोष जी ना हो तो हम इतनी मेहनत भी न करें।
ऐसे ही हम लोगों को जगाते रहिए, 24 घंटे में 36 घंटे मेहनत बताते रहिए। आप जैसे लोग हमें प्रेरणा देते हैं मेहनत करने को, हम और करेंगे। लेकिन अरे पर 36 घंटे 24 घंटे में काम करते हैं, ये तो कॉम्प्लीमेंट हुआ शाहनवाज जी, इसको तो पॉजिटिवली लीजिए आप। नहीं, मैं कह रहा हूँ इनकी प्रेरणा ये सब याद दिलाते रहते हैं। हाँ, ओके। और ये सब नदीम उल हक साहब, ट्विटर ये बहुत अच्छे से हमें याद दिलाते हैं। लेकिन जब गिनती गिनिए ना आशुतोष जी, तो आसाम भूल जाते हैं, मणिपुर भूल जाते हैं, हम महाराष्ट्र में गठबंधन में जीते वो भूल जाते हैं, हम बिहार में गठबंधन में जीत गए वो भूल जाते हैं। थोड़ा ये सब भी याद रखिए, यूपी जीत गए वो भूल जाते हैं, गुजरात जीते वो भूल जाते हैं। अब पता नहीं कौन सा पन्ना याद रखते हैं, कौन पन्ना भूल जाते हैं। ओके, नदीम उल हक साहब, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ याद दिला रहा था, झारखंड की याद दिला रहा था, दिल्ली की याद दिला रहा था, हरियाणा में आप बहुमत नहीं पा पाए वो आपको याद दिला रहा था, कर्नाटक की याद दिला रहा था, गोवा की याद दिला रहा था आपको, आप भूल जाते हैं सब। महाराष्ट्र का दिला रहे हैं, हमारी मध्य प्रदेश में भी सरकार है साहब, वो कैसे सरकार बनाई आपको? अच्छा, ओके ओके, ऑलराइट। नदीम उल हक साहब, आप आशुतोष की बात से सहमत हैं क्या? नरेंद्र मोदी नेशनल लेवल पर तो चुनाव जिताने में सक्षम है, लेकिन राज्य में उनका सिक्का नहीं चलता है, आप भी ये मानते हैं क्या? देखिए, बंगाल में तो डेफिनेटली नहीं चला। हाँ। बंगाल में प्राइम मिनिस्टर 18 बार वो आए और रैली किए। होम मिनिस्टर अमित शाह जी करीब करीब यहाँ पर परमानेंट गेस्ट हो गए थे, लेकिन उसका जो असर हुआ वो पब्लिक जो वोट भी वो आज आपके सामने वो नतीजा है। लिहाजा कहीं ना कहीं जो बात आशुतोष जी कहे उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई है। हो सकता पूरी तरह से नहीं हो, लेकिन फिर भी डेफिनेटली एक पॉइंट, वैलिड पॉइंट है। ओके, अनुराधा जी, बीजेपी से अपनी जीत बताएगी। इसके बाद आ रहा हूं राजीव आपके पास। बीजेपी कहेगी, और जैसे शाहनवाज जी बता भी रहे हैं, लगातार यही कहेगी कि हम असम जीते, पुदुचेरी जीते, बंगाल में देख लीजिए मुख्य विपक्षी पार्टी बन गए, कांग्रेस और लेफ्ट की जगह हमने ले ली, 3 से 74 पर हम आ गए। तमिलनाडु में बता देंगे एआईएडीएमके के साथ देखिए कितना मजबूत हम हो गए। और उसी तरह केरल खैर नहीं बताएंगे, वो केरल में उनका खाता नहीं खुल रहा है। विपक्षी कहेंगे देखिए ये हार रहे हैं, जैसे आशु भी कह रहे हैं कि वो राज्यों में हारते हैं, जीतते नहीं है। ये नैरेटिव अब आगे किस तरफ जाएगा, क्योंकि अगले साल यूपी में चुनाव है? मानक, मैं एक चीज यहाँ पे एक दूसरा सवाल करना चाहती हूँ सारे पैनलिस्ट से, और वो ये कि जब आप देखिए नरेंद्र मोदी हिंदी भाषी प्रदेशों में जब कैंपेन करते हैं तो उनका रिएक्शन अलग होता है। और जब आप डिफरेंट लैंग्वेजेस वाले प्रदेश चले, चाहे वो आप महाराष्ट्र चले जाइए या आप बंगाल चले जाइए, आप पंजाब चले जाइए, वो एसोसिएशन जो है बंगाल में मुझे यही लगा कि चूंकि वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा था बंगाल के कल्चर के साथ, उसका खामियाजा बीजेपी को उठाना पड़ा है। असम की अगर जब आप बात करते हैं तो असम में उनके 2 जो बड़े चेहरे हैं वो दोनों वहीं के हैं। तो सिर्फ ये एक कॉम्बिनेशन वर्क करता है, और इस कॉम्बिनेशन में अगर आप देखिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक डिस्कनेक्ट होता है। आप बिहार, यूपी इन सब को ले लीजिए, ये सब हिंदी भाषी प्रदेश हैं। नहीं, लेकिन बिहार में भी हुआ था ये, अनुराधा जी, बिहार में भी ऐसा ही हुआ था। जब जेडीयू आरजेडी एक साथ मिल गए थे, तब नरेंद्र मोदी एक तरफ थे, लालू और नीतीश एक तरफ थे, बीजेपी हार गई थी। बिल्कुल ऐसा ही हुआ था तब भी। रीजनल लीडर, कोई स्थानीय चेहरा बिहार का बीजेपी के पास नहीं था। बिल्कुल, तो इसीलिए बीजेपी जो है उसकी यही कोशिश है कि हर जगह पर अपने स्थानीय लीडरशिप को वो खड़ा कर पाए और खड़ा करे। अब देखना ये होगा कि क्या वो तमिलनाडु में अपनी एक स्थानीय लीडरशिप खड़ा कर पाएंगे। अभी तो वो एआईडीएमके के भरोसे हैं। देखना ये होगा कि दिल्ली में भी आज तक उनका कोई एक बड़ा चेहरा नहीं आ पाया है। देखना ये होगा कि पंजाब में कौन होगा। अभी तक तो वो अकालियों के साथ रहे हैं। तो इन बातों को देखना होगा, क्योंकि हर कुछ को एक तले पर नहीं रख सकते हम लोग। ओके ओके ओके, we cannot see everything with the same magnifying glass. Okay. Let's look at our whole India. हमारा पूरा देश एक अलग भाषा, अलग प्रदेश, अलग कल्चर, उसको हम सिर्फ एक तरीके के उसमें नहीं ढाल सकते। ओके ओके
टाइम भी खत्म हो रहा है। राजीव रंजन, में ये जो अनुराधा जी कह रही है वही आपको दे रहा हूं। आपको लगता है राजीव, आप तो जमीन पर घूम रहे थे, ग्राउंड जीरो पर, क्या बीजेपी को यही नुकसान डैमेज कर गया? क्या यही वीक पॉइंट कि कोई लोकल चेहरा नहीं था ममता बनर्जी के सामने, इसीलिए हार गई क्या बीजेपी इतनी बड़ी हार? वरना शायद नतीजे अलग होते अगर कोई बड़ा चेहरा होता, जैसे सौरभ गांगुली या कोई और बड़ा चेहरा। राजीव, देखिए, मैं ये हमेशा कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और देश की दूसरे राजनीतिक दलों में कोई फर्क नहीं है। सिर्फ एक फर्क है, नरेंद्र मोदी का चेहरा। नरेंद्र मोदी का चेहरा ही बीजेपी को बहुत अलग कर देता है और दूसरी पार्टियां वहां लैग कर जाती हैं। लेकिन यहां ममता बनर्जी थी, बार बार मैं कहता हूं यहां ममता बनर्जी थी, तो ममता बनर्जी के सामने टीएमसी, बीजेपी की जो भी बीजेपी ने लीडरशिप खड़ा की, वो आम लोगों में लगता था कि ये टीएमसी की बी टीम है। दूसरी बात ये है कि आप जिसको बड़ा बड़ा बना करके अपनी पार्टी में ले आए थे, चुनाव जैसे जैसे चुनाव शुरू होता गया, आप उनका कद छोटा करते गए और अपने नेता को बढ़ाते गए। मुकुल राय आए तो लगा कि उनको बहुत बड़ा ओहदा दिया जाएगा, लेकिन उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिया गया और इन चुनाव में वो कहीं नहीं दिखे। जबकि लोकसभा चुनाव के दौरान जो कैंपेन कमेटी थी, जो सारी स्ट्रेटजी बनाती थी, उसके अध्यक्ष बनाए गए थे। इस बार उनको एक विधानसभा टिकट दे दिया गया। उनका बेटा 2 बार पहले विधायक हो चुका है, वो पहली बार विधायक का चुनाव लड़ने के लिए गए। उनका बेटा उनसे सीनियर विधायक होगा। शुभेंदु अधिकारी को लाया गया तो ऐसा लगा कि ममता का नंबर 2 लाया गया, बीजेपी में हो सकता है चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट हो, ऐसे हो जाए। शुभेंदु अधिकारी की सांसें फूल गई अपने लोगों को टिकट दिलाने में। एक दांव भी उनका गलत चला। कोलकाता में जिस महिला को उन्होंने टिकट दिलवा दिया, अनाउंसमेंट के बाद उन्होंने कहा कि हमको लड़ना ही नहीं है। और फिर धीरे धीरे इन नेताओं को उनकी औकात पे ले आई बीजेपी और अपने संगठन के लोगों को फिर आगे किया। आपको याद होगा, पूरे इस प्रधानमंत्री ने जितनी रैलियां की, सिर्फ दिलीप घोष का उन्होंने नाम लेकर के उनकी तारीफ की। और दिलीप घोष ममता बनर्जी के सामने अभी कहीं नहीं टिकते हैं। तो ये सारा वोट, ये सारी सीट, ये सारी चीजें जो भी मिला, 36% वोट मिला, ठीक है, ममता मोदी के नाम पर 40% वोट मिला था 2019 में, लेकिन इस बार 37% वोट कम मिला उनको। लेकिन ये सब कुछ, जो कुछ भी मिला है, वो सिर्फ नरेंद्र मोदी के चेहरे पर मिला है। जितना कुछ भी मिला है उसमें किसी उम्मीदवार को नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। लेकिन यहां पर पश्चिम बंगाल की राजनीति में ममता बनर्जी बहुत बड़ी नेता थी और स्ट्रीट फाइटर है, इसलिए उनको उसका फायदा मिला। बिल्कुल ठीक है, जाहिर है। और ये जो मुसीबत आप बता रहे हैं ना बंगाल में बीजेपी के लिए जो खड़ी हुई थी कि बाहर से चेहरे लाए, उनको एक हद तक ही बढ़ा पाए, क्योंकि फिर अपने नेता नाराज हो जाते हैं, इसलिए उनको भी आगे बढ़ाना पड़ा। ये होता है, हर पार्टी में होता है। और राजीव जो इशारा कर रहे हैं, शायद राज्यों में बीजेपी के पास इस तरह के चेहरे ही नहीं हैं जो वहां के क्षत्रपों को चुनौती दे सकें, और इसीलिए शायद सीएम के कैंडिडेट खड़ा करने से पहले बीजेपी सोचती है। पिछले कई चुनावों में तो ऐसा ही हुआ है। बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए शाहनवाज हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका नदीमुल हक साहब, थैंक यू आशुतोष, राजीव रंजन, अनुराधा जी, थैंक यू। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं मैं, लेकिन न्यूज 24 पर खबरें जारी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।